मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 29 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कल के क्लास का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। निर्भीक लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 के लिए अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। ठीक है। कपिल देव, जिन्हें अभी हाल ही में गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वो कपिल देव को नियुक्त किया गया है। मार्क रूट, ये क्या है? मार्क रूट, जिन्हें नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। मार्क रूट, जिन्हें नाटो का नया महासचिव जो है नियुक्त किया गया है। ए बनाला स्टोरी किताब जिसका विमोचन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ किया गया? तो अब बनाला स्टोरी किताब जिसका विमोचन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। रिलायंस फाउंडेशन, जिसने पेरिस ओलंपिक में देश का पहला इंडिया हाउस बनाया। किसने? रिलायंस फाउंडेशन द्वारा पेरिस ओलंपिक के लिए देश का पहला इंडिया हाउस बनाया गया। ओके। इसके साथ ही देखिए 14 अन्य कंट्रियों ने भी लंदन में अपने देश के लिए वो हाउस बनाया है। ठीक है। सुहास एलवाई, जो पहले IAS अधिकारी हैं जिन्होंने विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर घोषित किया गया है। ठीक है। जिन्हें विश्व का नंबर 1 पैरा शटलर घोषित किया गया है और उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। देखिए, पराग्वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश नियुक्त किया गया। किसे? पराग्वे, जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश नियुक्त किया गया। और लद्दाख उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया। कौन बन गया? तो लद्दाख। ठीक है। तो ये कल के क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन था। देखिए, आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा। जैसा कि हम हर एपिसोड में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि जो भी इसका आंसर हो, अगर आप देखते हैं तो इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को साहित्यिक शहर की मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन 4 हैं, कोकीझोड़, अंगमाली, अख्तियूर या चंगुतरा। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है। चलिए, आज से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 29 जून को मनाया जाता है। भारत में 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो सांख्यिकी के जनक PC महालन बोस के याद में मनाया जाता है। किसके याद में? तो PC महालनोबिस के याद में इसे मनाया जाता है। और जैसा कि प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है, तो इस वर्ष की थीम क्या है? निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग इस बार की राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की थीम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसने की थी? तो PC महालनबिस ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं RL करंदीकर। कौन है? RL करंदीकर जी हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना जो है PC महालनबिस ने की थी। ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व सांख्यिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे ये हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ रखा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे UK इंडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय देखिए UK इंडिया अवार्ड 2024 से अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक दोनों लोगों को सम्मानित किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक दोनों लोगों को UK इंडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक UK इंडिया अवार्ड 2024 जिसका आयोजन जो है लंदन में किया गया, अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक को इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया अवार्ड 2024 जिसका आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। दीपा मलिक और अभिनव बिंद्रा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं।
फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसे मिला है? ये अजीत मिश्रा को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट में किसे प्रदान किया गया? तो पीटी उषा को प्रदान किया गया। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे प्रदान किया? तो डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो प्यारेलाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जिसका हमने एक बार से रिवीजन कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो दोस्तों पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश है बना है जो पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाएगा। देखिए डेनमार्क जो है पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? डेनमार्क। अब डेनमार्क जो है अपने जो किसान है वहाँ के, वो किसानों से उनके गायों, भेड़ों और सूअरों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस यानी मीथेन के लिए वो टैक्स लेगा। जो वहाँ के किसान हैं उन्होंने जिन जानवरों को पाला है उससे जो मीथेन यानी कि ग्रीन हाउस जो उत्पन्न होता है उसके लिए वो टैक्स लेगा। टैक्स लेने का कारण भी तो कुछ होगा कि वो टैक्स क्यों ले रहा है। देखिए टैक्स लेने का कारण ये है कि यह कदम उसने क्यों उठाया। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 70% की कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो अपने किसानों पर जो है पशुधन टैक्स वसूलेगा। ओके, ठीक है। अब ये पशुधन टैक्स के रूप में कितना वसूली होगी तो देख लेते हैं। किसानों पर प्रति टन CO2 पर 300 क्राउन यानी कि $43.16 कर लगाएगा 2030 तक। 2030 में प्रति टन CO2 पर 300 क्राउन का कर लगेगा और 2035 में इसे बढ़ाकर 750 क्राउन कर दिया जाएगा। ओके, यानी कि डेनमार्क जो है वो अपने किसानों पर पशुधन टैक्स वसूलेगा 2030 में प्रति टन CO2 पर 300 क्राउन और जिससे 2035 में बढ़ाकर 750 क्राउन तक कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से संजना ठाकुर को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो संजना ठाकुर को। आइए देखते हैं। भारतीय लेखिका संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें किस कहानी के लिए मिला? तो यह पुरस्कार जो है उनकी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जो है उनकी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए प्रदान किया गया और इस सम्मान के तहत उन्हें 5000 पाउंड की सम्मानित राशि भी प्रदान की गई। कितनी? 5000 पाउंड की सम्मानित राशि भी उन्हें प्रदान की गई। ठीक है। अब संजना ठाकुर जो हैं इस पुरस्कार को पाने वाली तीसरी भारतीय हैं। ओके, देखिए संजना ठाकुर इस पुरस्कार को पाने वाली तीसरी भारतीय। इससे पहले 2016 में पराशर कुलकर्णी को मिला है और 2020 में कृति पांडे को यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो 2012 में की गई थी। अब यहाँ पे समझिए कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी इसे प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा ये आयोजित होता है? इसका आयोजन जो है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा किया जाता है जो प्रबंधित और वित्त पोषित है और इसकी स्थापना जो है वो 2012 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है? तो यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में अभी फ़िलहाल में इजराइल को शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए उपरोक्त सभी है तो आप कंफ्यूज ना होना। इससे पहले हमास को भी किया जा चुका है, फ़िलिस्तीन को भी किया जा सका है। अगर ऑप्शन में आता है ऐसे तो हम उपरोक्त सभी लगाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल की न्यूज़ में इजराइल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, देखिए इजराइल, हमास और फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है। देखिए लिस्ट ऑफ शेम में शामिल करने का कारण क्या है? सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार का उल्लंघन, यानी कि जब दो देशों के बीच जैसे हमास
और इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि 80,000 बच्चों को इन्होंने मारा। जो वहाँ पे आबादी वाले एरिया हैं वहाँ पे बम गिराया। तो यहीं पे इसी कारण बच्चों के खिलाफ जो है वो कथित संघर्ष उल्लंघन के कारण जो है उन्हें लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है। ठीक है, जैसा कि अभी फ़िलहाल इजराइल को शामिल किया गया, तो इजराइल इस सूची में शामिल होने वाला पहला लोकतांत्रिक देश है। इजराइल जो है पहला लोकतांत्रिक देश है जिसे लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया। अब देखिए, इससे पहले किन देशों को शामिल किया गया उसका हम एक लिस्ट देखते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन लिस्ट ऑफ शेम में शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरस है, ये सब तो सबको पता है। देखिए, इससे पहले रूस को भी लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया, अलकायदा को, बोको हराम को, अफगानिस्तान को और यमन को इस सूची में पहले से ही शामिल किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है जिसने अपना तगमा बरकरार रखा है? वो है टाटा ग्रुप। कौन है? टाटा ग्रुप जो है वो 2024 में सबसे मूल्यवान ब्रांड का अपना तगमा अब तक बरकरार रखा है। देखते हैं। देखिए, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिपोर्ट दिया गया? तो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार टाटा समूह भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। किसने? टाटा समूह ने। इस स्थान पे इंफोसिस और HDFC समूह को ब्रांड फाइनेंस के रिपोर्ट में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त है। टाटा समूह पहले पे, दूसरे स्थान पे इंफोसिस है और तीसरे स्थान पे HDFC है और चौथे स्थान पर LIC है। इसमें चौथे स्थान पर LIC है। ओके, देखिए, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह का जो ब्रांड मूल्य है उसमें 9% की वृद्धि हुई है और 9% वृद्धि के साथ ये कितना हो गया? 28.6 अरब डॉलर हो गया। जो ब्रांड वैल्यू है उसमें 2024 में 9% की ग्रोथ हुई और इस ग्रोथ के साथ जो ब्रांड वैल्यू है वो 28.6% तक पहुंच गया। हमारे इंडिया में टाटा, इंफोसिस, HDFC और LIC क्रमशः ये क्रम से हैं, लेकिन विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? आइए इसको भी देख लेते हैं। पहले स्थान पे एप्पल है, दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे स्थान पे गूगल है और चौथे स्थान पर अमेजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो देखिए, सबसे तेज शतक टेस्ट क्रिकेट महिला टेस्ट में लगाने वाली खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। कौन बनी है? शेफाली वर्मा जो है वो महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है। देखते हैं। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में इसे खेला गया किसके विरुद्ध? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला गया मैच जो है जिसमें शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में। किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मैच खेला गया जिसमें शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों पर 200 रन जो है यानी दोहरा शतक पूरा किया। ठीक है, शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई। ओके, ठीक है, तो इतना ही हम याद रखेंगे किस स्टेडियम में खेला गया। तो चेन्नई की MA चिदम्बरम स्टेडियम। किसके खिलाफ ये मैच हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मैच हुआ था। ओके, देखिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिस्त्री। किसे? विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये NSA के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट थे हमने आपके साथ डिस्कस किया। सो प्लीज़, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखे करें, क्योंकि आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट होता है हम सबको ढूंढ के लाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में रिवीजन भी रखा जाएगा पूरे वीक का। सो प्लीज़ ज़रूर देखिए और एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में।